बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर करने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले के चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फ्रेज कैलकुलेट द वर्क डन इज इनकम्प्लीट. We should refer or imply clearly by context to the work done by a specific force or a group of forces on a given body over a certain displacement. बच्चों, अगर कहीं ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन, बस इतना ही लिखा हुआ है तो ये इनकम्प्लीट है। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से कैलकुलेट करना है। कोई स्पेसिफिक फोर्स है या ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं तो किसी बॉडी के लिए, जैसे जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हमें कौन से फोर्स की वजह से निकालना है ये हमें क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज कैलकुलेट द वर्क डन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, सरफेस पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इधर ऐसे मूव कराया जा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब यहाँ पर दो तरीके के वर्क डन हो सकते हैं। एक तो ये इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और दूसरा यहाँ सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो अगर सिर्फ ये लिखा होगा कि कैलकुलेट द वर्क डन तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमें इसकी वजह से वर्क निकालना है या फिर हमें फ्रिक्शन की वजह से निकालना है। इसलिए अगर सिर्फ इतना लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन तो ये इनकम्प्लीट है। ये क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से निकालना है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक मास एंड काइनेटिक एनर्जी विच आर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज. द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज नेगेटिव. बच्चों, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, अनलाइक मास एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे मास और काइनेटिक एनर्जी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव ही होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो मास तो पॉजिटिव है ही, v पर स्क्वायर है, इसलिए अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो भी हाफ mv स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मास ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन 0 भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। और 0 वर्क डन की 3 कंडीशंस हैं। इसको हम ऐसे देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले से थोड़ा और अच्छे से। एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये है वर्क डन का फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम तो ऐसे लिख देते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है। तो अब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 इस थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो थीटा है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ये एंगल है 0 डिग्री 90 डिग्री, एंगल बिटवीन F एंड D। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल अगर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मींस फोर्स की डायरेक्शन में जब तक डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव वर्क डन, अब नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या है, ये थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होनी चाहिए और 180 के इक्वल या फिर 180 से लेस होनी चाहिए। तो थीटा शुड बी बिटवीन 90 एंड 180 के इक्वल भी हो सकता है। cos 180 -1 होता है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो फोर्स के तो वर्क डन नेगेटिव होता है। 0 वर्क डन देखते हैं। वर्क डन 0 कब हो सकता है? जैसे अब यहाँ पर एफ डी और ये cos थीटा, ये 3 वैल्यूज हैं, इनमें से अगर कोई भी एक 0 है तो वर्क डन 0 ही होगा। थीटा के टर्म में देखें तो अगर थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ऑब्जेक्ट पर तो भी वर्क डन 0 होगा। अगर F इज इक्वल टू 0 है तो भी W इज इक्वल टू 0 आएगा। फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क 0 ही होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि कोई
कुछ कैरी करके ले जा रहा है, जैसे आप अपने शोल्डर पे बैग लेके जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो बैग पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में सपोज, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन 0 आ जाएगा। फोर्स ही ना लगे, जैसे स्पेस में कुछ बॉडीज ऐसे ही फ्लोट करती रहती हैं, मतलब उन पर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कभी फोर्स लगा होगा, उसकी वजह से ही उनको एक स्पीड मिल गई है, उसी से ही वो चले जा रही हैं, तो उनके लिए वर्क डन 0 है। किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, तब भी वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज नेगेटिव। तो हमने जैसे फ्रिक्शन की तो बात कर ही ली कि किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। विस्कस फोर्स क्या है, किसी फ्लूइड में फ्लूइड के फ्लो को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो विस्कस फोर्स है। तो किसी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स उसके मोशन को अपोज करता है, तो ये भी फ्रिक्शन की तरह अपोजिंग फोर्स है। तो इन दोनों की वजह से वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट आपको आगे समझ में, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। फॉर टू बॉडीज सम ऑफ द म्यूचुअल फोर्सेस exerted between them is 0 from Newton's third law. F12 plus F21 is equal to 0. But sum of the work done by the two forces need not always cancel. W12 plus W21 is not equal to 0. However, it may sometimes be true. बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है। जैसे वॉक कर रहे हैं, तो जब वॉक करते हैं तो रोड पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, रिटर्न में रिएक्शन फोर्स जो मिलता है उसकी वजह से आगे बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, तो अब दोनों ही केस देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर सम ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो जरूरी नहीं है कि वर्क डन भी आपस में ऐसे ही कैंसिल कर देंगे कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन और इस फोर्स की वजह से वर्क डन ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। इट में सम टाइम बी ट्रू, लेकिन ये सही भी हो सकता है। तो हम दोनों ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो मीन्स वहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फॉलो हो रहा है, लेकिन वर्क डन वहां 0 है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने किसी वॉल को पुश करने का एग्जाम्पल लिया कि इधर से फोर्स लगाया गया उस पर, ऐसे रिएक्शन फोर्स मिला, ये F1 है, ये F2 है, तो ये एक्शन रिएक्शन इक्वल है, इसलिए इनका सम 0 हो गया, लेकिन जो वॉल है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन क्या रहा 0। तो इस केस में वर्क डन 0 आ गया। ठीक है, इट में समटाइम्स बी ट्रू, तो ये हमारा ट्रू वाला केस हो गया। अब ये 0 कब नहीं होगा वो देख लेते हैं। जैसे ये रोड है, रोड पर वॉक कर रहा है कोई, ठीक है, तो जब ये वॉक करेगा तो वॉक करने के लिए जरूरी है कि ये रोड पर एक फोर्स लगाए, तो इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ही ये आगे बढ़ पाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट तभी हो पाएगा। कोई वॉक करे, रन करे, कुछ भी है, तो वो जितना ज्यादा एक्शन फोर्स लगाता है उतना ही ज्यादा उसको रिएक्शन फोर्स मिलता है, तो तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए जो वर्क डन है इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो इस मैन ने रोड पर जो फोर्स लगाया, अगर वो F1 है तो उसकी वजह से वर्क डन 0 होगा, क्योंकि रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन रोड ने जो मैन पर फोर्स लगाया उसकी वजह से मैन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो आगे बढ़ गया ना, तो F2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए W2 0 नहीं होगा। तो W1 प्लस W2 0 नहीं आया, तो ये वाला केस सही हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिएक्शन अगर ऐसा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में वर्क डन का सम भी 0 होगा, लेकिन अगर ये कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर वर्क डन का सम 0 नहीं होगा। तो आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैलकुलेटेड समटाइम्स इवन इफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फोर्स इज नॉट नोन। बच्चों, जब कभी हमें किसी फोर्स की एग्जैक्ट नेचर नहीं पता है तब भी उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। बस ये बता दिया कि ऐसे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और उसकी हमें एग्जैक्ट नेचर नहीं पता, मतलब डिटेल नहीं पता उस फोर्स की कि कौन सा फोर्स है ये, बस डायरेक्शन पता है कि ऐसे लग रहा है वो, तो भी उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज क्लियर फ्रॉम एग्जाम्पल 5.2 वेयर वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूज्ड इन सच सिचुएशन। इसको एग्जाम्पल 5.2 से एक्सप्लेन किया गया है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 5.2 क्या है, जहां पर हमें फोर्स की एग्जैक्ट नेचर नहीं पता लेकिन फिर भी वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। बच्चों, ये है एग्जाम्पल 5.2। इट इज वेल नोन दैट रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों, हमें पता है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो गिरती हैं ग्रेविटी की वजह से, है ना, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती हैं, लेकिन वहां पर एक अपोजिंग फोर्स भी लग रहा होता है, रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा होता है। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। अब जो ये रेजिस्टिव फोर्स है ये जिस स्पीड से ड्रॉप गिर रही है उसी रेशो में ये इंक्रीज होता जाता है, मतलब जो ड्रॉप के गिरने की स्पीड है वो बढ़ती है जैसे जैसे जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो इतने एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। आपने ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अच्छे से पढ़ा है। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी इस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक लिमिट तक, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। मींस स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है इनिशियली, कि जैसे जैसे ड्रॉप की स्पीड बढ़ रही है ये रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता चला जाता है, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स ये भी कैलकुलेट करना है। तो इस न्यूमेरिकल में ये भी कैलकुलेट कर लिया गया है बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट देख लेते हैं। वैसे आपको डिटेल सॉल्यूशन एग्जांपल्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम मास की कोई ड्रॉप ली गई है जो 1 किलोमीटर हाइट से गिर रही है और ये ग्राउंड को हिट करती है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ए पार्ट में फाइंड करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर फाइंड करना है हमें व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, पहले उस ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लिया गया, ये मान के कि इनिशियली ड्रॉप रेस्ट में थी और फिर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई जब वो ग्राउंड से टकराती है। तो ऐसे करके डेल्टा के मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइंड कर लिया। अब जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, है ना। अब ये जो वर्क डन है बच्चों, यहाँ पे दो तरीके के वर्क डन दिए हुए हैं ना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन, तो इसको लिख लेते हैं डब्ल्यू जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन है। दूसरा रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन, तो इसको हम डब्ल्यू आर लिख लेते हैं। अब रेजिस्टिव फोर्स है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, ये हमारा आंसर में अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ माइनस लिया हुआ है कि डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू जी माइनस डब्ल्यू आर। क्यों माइनस लिया हमने, क्योंकि अपोजिट फोर्स है ये रेजिस्टिव फोर्स, और यहाँ से आप डब्ल्यू आर निकाल लेते हैं। तो ये जो डब्ल्यू आर वैल्यू आएगी ये कैसे आई, डब्ल्यू जी माइनस डेल्टा के इससे, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं और तब आप डब्ल्यू आर निकालते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप पहले प्लस ले रहे हैं तो आंसर माइनस में आ रहा है और पहले आप माइनस ले रहे हैं तो आंसर प्लस में आ रहा है, बस इतना चेंज होगा। लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पर हमें जो समझनी है कि इस तरीके से हमने ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल लिया जो हमारे लिए कैसी थी, अननोन थी। ठीक है, तो हमने इस अननोन रेजिस्टिव फोर्स की वजह से भी वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, यही इस पॉइंट में हमें एक्सप्लेन करना था। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है जबकि हमें एग्जैक्ट नेचर फोर्स की ना पता हो तब भी,
और ये हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया कि कैसे रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। द वर्क एनर्जी थ्योरम मे बी व्यूड एज अ स्केलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ये सेकेंड लॉ आप मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे पढ़ते हैं ना, इससे इंडिपेंडेंट नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पे डिपेंड करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम सेकेंड लॉ की स्केलर फॉर्म की तरह से देख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मे बी व्यूड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक रिजल्ट है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे बच्चों वर्क डन हम निकालते हैं कांस्टेंट फोर्स की वजह से और वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो जब हम कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं तो हम सीधे थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और फिर क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये वाली साइड तो हम देख रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है जब हाफ m से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जो इसकी राइट साइड है बच्चों, वहां पर आप देखिए ये क्या बचता है, ma और s। ma क्या है, फोर्स है, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड लॉ। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम जिसमें हम ये निकालते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो इसमें F इज इक्वल टू ma यूज हो रहा होता है। मींस F इज इक्वल टू ma पर डिपेंड करती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हमने देखा कांस्टेंट फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू जैसे F इंटू एस, ये हम लेके चले, F को हमने लिख लिया ma और ये जो S है इसको भी हम S ही लिख लेते हैं। अब वेरिएबल फोर्स है इसलिए हम इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, से इंटीग्रेशन लगा देते हैं, m को बाहर, ये तो कांस्टेंट है, a को लिख लेते हैं dv बाय dt, एक्सेलरेशन है ना, और ये s जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिख लेते हैं v इंटू dt, स्पीड इंटू टाइम से। तो अब यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है m v dv, और इसमें हम v की लिमिट लगा लेते हैं u से v तक की। इनिशियल स्पीड u थी और फाइनल v हो गई। तो अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, v स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट लग गई u और v, तो ये आ गया ना हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करके हमें ये मिल गया, और यही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इधर क्या था, लेफ्ट साइड में वर्क डन। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किसकी हेल्प से ली है, F इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ की हेल्प से। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो न्यूटन सेकेंड लॉ पर डिपेंड करती है, ये हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब इसका ये जो दूसरा पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है उसी का रिजल्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ये फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ हीट लॉस होता ही है, इसलिए एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। तो बच्चों आपको ये फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम ये फिफ्थ तक के ही पॉइंट करते हैं आज, बाकी पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।